ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें देखिए गड़बड़ क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे कि मसल बंडल को ही फेसिकल कहा जाता है। तो फेसिकल का मतलब मसल बंडल है, पहले ये समझ लीजिए। हो सकता है आप फेशिया से इसे कंफ्यूज कर रहे हो। सो ये जब इस तरह की चीज दी हुई है तो बच्चों को कंफ्यूजन कहां से आया? सो कंफ्यूजन इस तरह से आ रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि यहां पर ये जो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए है, ये वही डीएनए है जो पहला स्टेप होना चाहिए। सो ये वो पहला स्टेप नहीं है। सो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज के तौर पे आप देख ही नहीं सकते। कोई चीज एडवांटेज है कि नहीं है, पहले खुद तो ठीक हो। क्या हाल है आप सबके? मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। तो नीट 2023 एग्जाम में आप अपीयर हुए। बहुत से बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम का रिजल्ट पास आ रहा है, आने वाला है रिजल्ट, हम और आप दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का। और उसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों को परेशान कर रहे हैं। सो पीछे अभी 4-5 दिन में मैंने देखा कि अचानक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत से बच्चे 3 क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में जिसे लेकर के थोड़ा सा उनको एक डाउट सा है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चंस का मतलब बहुत बड़ा है। आप जानते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 3 क्वेश्चन पोटेंशियली 15 नंबर की बात हो सकती है। सो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको अपने सजेस्टेड आंसर्स दूंगा। तो पहले ध्यान से समझिए, एक साइंटिफिक तरीके से हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मेरा जो अपना आंसर होगा मैं आपको उसके पीछे रीजनिंग दूंगा कि मैं वो आंसर क्यों लगा रहा हूं। हो सकता है वो आंसर आपके आंसर से मैच करता हो या मैच नहीं करता हो। इसी तरह से एक और बात याद रखिएगा कि अल्टीमेटली एनटीए एक आंसर की देगा। एनटीए के आंसर से अगर आपका आंसर नहीं मिलता है तो एक प्रावधान यह है कि आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो आपको फायदा होगा, नहीं तो अल्टीमेटली जो फाइनल से होगा वो एनटीए का सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि ये वो 3 क्वेश्चंस में हम कुछ सजेस्टेड आंसर्स दे रहे हैं और अपने आर्ग्यूमेंट देंगे कि इसमें मैं ये ऐसा क्यों सोच रहा हूं। अब देखिए बात ध्यान से, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो ये वो 3 क्वेश्चन हैं। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको और आप 10 सेकंड लगा करके इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। सो मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन अब आप देखिए और 10 सेकंड लगा करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल? सो देखिए पहली चीज है, muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें देखिए गड़बड़ क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे कि मसल बंडल को ही फेसिकल कहा जाता है। सो फेसिकल का मतलब मसल बंडल है, पहले ये समझ लीजिए। हो सकता है आप फेशिया से इसे कंफ्यूज कर रहे हो। तो यहां पर फेसिकल लिखा है, फेसिकल मसल बंडल को ही कहते हैं। मसल बंडल खुद की कवरिंग नहीं हो सकता, वो जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर की जो कवरिंग है उसे फेसिकल नहीं कहते। मसल फाइबर्स के कलेक्शन को आप फेसिकल कहते हैं। उम्मीद है ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई कि ये गलत क्यों है। अगली स्टेटमेंट देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं, इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। सो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्केलेटल मसल फाइबर में ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, वहां पर जो एक जगह होती है वहां पर पैरेलल रोज में काफी सारा नेटवर्क सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, कैल्शियम को स्टोर करता है और ये जो कैल्शियम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो हमें पता चल गया, हमें अपना पहली स्टेटमेंट मिल गई जो ठीक है। दूसरी देखिए, striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि थिक मायोफिलामेंट्स और इनको पार्शियली ओवरलैप करते हुए थिन मायोफिलामेंट्स, इस तरह से ऑल्टरनेट थिक और थिन मायोफिलामेंट्स प्लेस्ड होते हैं। दिस इज व्हाट यू नो। और आप जानते हैं इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये आइसोट्रॉपिक है पोलराइज्ड लाइट को, ये एन आइसोट्रॉपिक है। जब आप पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये डार्क अपीयर होता है, ये लाइट अपीयर होता है और ऑल्टरनेट आपको डार्क लाइट बैंड दिखाई देते हैं जिसको आपने कहा स्ट्राइएशन।
क्वेश्चन, इसलिए स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड है। ये बात बिल्कुल ठीक है और हमने ये कहा कि दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट और इसको भी आपने करेक्ट कर दिया। आप देखिए एम लाइन यहां पर होती है, ये वो जगह है जहां पर एम लाइन होती है, इसको आप जानते हैं जेड लाइन कहते हैं। इस एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के बीच में ये ए बैंड है, इस ए बैंड के बीच में एच जोन है और एच जोन के बीच में ये एम लाइन है और ये सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, एम लाइन नहीं। सो एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। दिस स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अब मुझे क्वेश्चन में ये बताना था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा आंसर क्या बना, बी एंड सी, और बी एंड सी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से इस वाली वजह से जो कंफ्यूजन आ रहा था मुझे उम्मीद है वो अब दूर हो गया होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा परेशानी है। देखिए बड़े ध्यान से, फिर वही क्रोनोलॉजी, वही मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इसी को करने की आपको एक बार कंसंट्रेशन से करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और मान लीजिए किसी वजह से आपने पहली बार एग्जाम दिया, आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप दोबारा एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो ये वो एक स्किल है कि 3 घंटे 20 मिनट तक पूरा ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के बिल्कुल ढंग से समझ लेना कि क्या पूछा गया है और फिर वही आंसर देना जो पूछा गया है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जो मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल और नॉट सो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि उतना ज़्यादा फर्क बच्चों के बीच में एकेडमिक नॉलेज का नहीं है जितना एप्लीकेशन ऑफ मेंटल एबिलिटी इसका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपने अब तक मुझे उम्मीद है इसको किया होगा। इसमें कंफ्यूजन की वजह क्या है? सो देखिए इसमें कंफ्यूजन की वजह मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है। सो ये आपकी एनसीईआरटी है और ये एनसीईआरटी से यहां से वो क्वेश्चन लिया गया है। सो देखिए यहां पर एक मैं आपको लाइन दिखा देता हूं, अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, तो ये 11.3 देखिए, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले लिखा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से देखिएगा बेटे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में क्या लिखा है, डीएनए। उसके बाद में दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ये तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर यहां पर दिया हुआ है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट या सेल ऑर्गेनिज्म में पहुंचाएं। सो ये जब इस तरह की चीज दी हुई है तो बच्चों को कंफ्यूजन कहां से आया? सो कंफ्यूजन इस तरह से आ रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि यहां पर ये जो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए है, ये वही डीएनए है जो पहला स्टेप होना चाहिए। सो ये वो पहला स्टेप नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने ये लिखा है कि यहां पर एग्जामिनर ने दिया है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और ये शब्द जरूर देखिए, इट इज नॉट आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्योर फॉर्म, जो वहां पर पहला स्टेप है। यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब है डीएनए का आपने कट कर दिया है और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मूव किया है, तो अलग अलग साइज की फ्रेगमेंट जब अलग अलग जा रही हैं तो आपने अपने काम की फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया। इस काम को करने से पहले आपको डीएनए को कट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर जो सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सबसे पहला पार्ट है। एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि आपने आइसोलेट कर दिया है डीएनए को प्योर फॉर्म में, उसको इस क्रोनोलॉजी में इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद के स्टेप देखिए, उसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि आपने कट किया, सो पहला पार्ट आ गया बी। उसके बाद में आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया डीएनए की फ्रेगमेंट को और अपनी फ्रेगमेंट को आपने आइसोलेट किया, दिस वुड बी सी। उसके बाद में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, पीसीआर, उसको क्लोन किया, ये पॉइंट जो है डी। और उसके बाद में फाइनली आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया। सो बेसिकली बी सी डी ए ये बात होगी। बहुत से बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, सी बी डी ए। सो ये वाली चीज बहुत लोग सोच रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा।
फिर मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आपसे यह कहा कि आप ध्यान से देख लीजिए कि यहां पर जब बात हो रही है, यहां पर जब बात हो रही है तो कुछ और बात है। यहां पर जो बात है बेटे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि आप डीएनए को आइसोलेट कीजिए। सो ये डीएनए की फ्रेगमेंट नहीं है, आपने डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में कट किया, फिर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए ध्यान से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। उसके बाद में आपने एम्पलीफाई किया पीसीआर से, और उसके बाद में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने कंस्ट्रक्ट किया उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया। सो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि डीएनए फ्रेगमेंट की बात हो रही है या डीएनए इन प्योर फॉर्म की बात हो रही है, और किस लिए हम ये कह रहे हैं कि ये आंसर एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए जिसको आप काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका आंसर एक्चुअली BCDA, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, मेरा सजेस्टेड आंसर समझ में आ गया, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में भी बच्चे काफी कंफ्यूज्ड है। सो पहले मैं देखिए आंसर बताने से पहले हमेशा एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। सो मान लीजिए बहुत से बच्चे इसको आंसर कह रहे हैं। अब मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। देखिए फिर मेरी बात समझिए, ये मेरे सजेस्टेड आंसर हैं और अभी हमें एनटीए के आंसर्स का इंतजार रहेगा। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और जो स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज के तौर पे आप देख ही नहीं सकते। कोई चीज एडवांटेज है कि नहीं है पहले खुद तो ठीक हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुझे उम्मीद है आप लोग जो सुन रहे हैं आप समझ गए होंगे। कोई एक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एडवांटेज है कि नहीं है, तो कम से कम वो ठीक तो होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक है पर ये एडवांटेज नहीं है, पर ये डिसएडवांटेज नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये फैक्चुअली गलत है, क्योंकि इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। मैं इसलिए इसको आंसर को कंसीडर नहीं करूंगा। मुझे पता है बहुत बच्चे इसको लेके परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इसी पॉइंट को मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं। अब मुझे पता है ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है फिनोटाइप में, नेचर उसको एलिमिनेट करेगा, या तो सेलेक्टेड फॉर होगा या सेलेक्टेड अगेंस्ट होगा। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मुझे देखना है कि क्या ये एडवांटेज है। यस एडवांटेज है, क्योंकि रिसेसिव एलील्स को हटा रही है नेचर, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो सुपीरियर एलील्स है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो ये तो एडवांटेज है। सो दिस इज एडवांटेज। सो ये तो एडवांटेज है, और मुझे क्या बताना है, इज नॉट एन एडवांटेज। तो ये मेरा आंसर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? तीसरा देखिए, एलिमिनेशन ऑफ लेसर डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप खराब जीन्स को बाहर फेंकते जाएंगे तो बच कौन सी गई? सुपीरियर जीन्स बच गई, और इसकी वजह से जो जीन पूल है वो बेहतर होता चला गया, और उसमें इंफीरियर एलील्स गायब होती चली गई, और सुपीरियर एलील तो हमने कहा कि ये भी क्या है, एडवांटेज है, और हमारा आंसर नहीं है। सो अब हमें अपना आंसर तो मिल गया, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूं, it decreases the productivity of inbred population. So there is a term which is called as inbreeding depression. कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। इसे आउट क्रॉस से ओवरकम किया जा सकता है, आप जानते हैं। सो कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ये बात फैक्चुअली ठीक है। सो दिस इज फैक्ट, एंड दिस फैक्ट इज करेक्ट, एंड देन इफ इट इज करेक्ट, then the decrease in the productivity cannot be an advantage. वो एडवांटेज नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। तो ये वो 3 क्वेश्चन थे जो बार बार बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे उम्मीद है अब आपने ये देखा कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपका जो रिजल्ट आने वाला है, मतलब मेरी ये दुआ है कि आपने जो आंसर लगाया हो वो एनटीए के आंसर से मैच करे और आपको इसका फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।